मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे में मेहनत की रोटी। बेटा प्रिया, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए पतला सा दलिया बना दोगी? उनके दांतों से रोटी सही से चबती नहीं है। सावित्री जी ने बड़े सहमे से लहजे में किचन में खाना बना रही अपनी बहू प्रिया से कहा। सावित्री जी की बात पर प्रिया चिढ़कते हुए बोली, ओहो बुढ़िया, ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को खाने का ऑर्डर ऑर्डर दे रही है। पतला सा दलिया चाहिए। अरे मैं क्या ठेका उठा रखा है? सबका मुंह उठाए चली आए फरमाइश करने। जा यहाँ से, अब मेरे सिर पर मत नाचती रहो। मुझे भी बहुत काम है। बहू के कटु वचन सुन सावित्री जी सहम सी जाती हैं और आंसू मोतियों की तरह पलकों से टपकने लगते हैं। आंसू साफ करके सर झुकाए वो अपने कमरे में वापस आती है। पत्नी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पति किशोर बाबूजी उनका मन पड़ने में देरी नहीं लगाते और सावित्री जी से कुछ करने से पहले ही वह अपनी पत्नी को अपने पास बैठाकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर समझाते हुए तसल्ली पूर्वक कहते हैं, क्यों उदास होती हो सावित्री? संतान तो इनको भी हैं। आज ऐसा व्यवहार ये लोग हमारे साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार उनकी संतान कल को उनके साथ करेगी। तुम देखो सावित्री, जब हम लोगों ने अपने माँ पिताजी की दिन रात सेवा की, तभी हमें अपनी संतान की वजह से ऐसे दिन देखना पड़ रहे हैं। फिर यह लोग तो हमारी सेवा करना दूर, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, तो सोचो उनकी संतान इन्हें कैसे कैसे दिन देखने पर मजबूर करेगी। सावित्री जी, आप छोड़िए इन लोगों को। अभी भगवान की दया से मेरे हाथ एकदम सही सलामत हैं। मैं तो खुद भी पका कर खा सकती हूँ। बस यह डायन प्रिया ही मुझे किचन में पैर नहीं धरने देती है, जैसे कि मैं कोई अछूत हूँ। नाम रख दिया माँ बाप ने प्रिया, परंतु स्वभाव एकदम नाम से विपरीत है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, वो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाए, फिर मैं आपके लिए दलिया बनाकर ले आऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रिया के कमरे में जाने के बाद सावित्री जी किशोर जी के लिए दलिया बना लाई और बड़े प्रेम से उन्हें दिया। सावित्री जी और किशोर जी के विवाह को लगभग 30 वर्ष पूरे होने को आए थे। जब सावित्री जी का विवाह किशोर जी से हुआ, तब वो सिर्फ 18 बरस की थी। बड़ी दुबली पतली, परंतु स्वभाव ऐसा कि सबका आते ही ससुराल में पति से लेकर सास ससुर का सबका मन जीत लिया था। जहाँ सावित्री की नटखट और चंचल स्वभाव वाली थी, वहीं दूसरी ओर किशोर जी हट्टे कट्टे स्वाभिमानी स्वभाव के गबरू जवान थे। किशोर जी की प्राइवेट जॉब थी। विवाह के 2 वर्ष बाद सावित्री जी ने प्यार से बेटे अमित को जन्म दिया, जिसके आने से सावित्री और किशोर जी का परिवार जैसे पूरा हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश 3 वर्ष की उम्र में ही चेचक बीमारी के चलते भगवान को प्यारा हो गया। अमित के जाने के साथ ही सावित्री और किशोर जी की हंसी खुशी भी कहीं गायब हो गई। उदासी और वीरानी ने घर में पैर पसार लिए, परंतु यह उदासी के बदले सावित्री और किशोर जी के दूसरे बेटे प्रकाश के जन्म से उसकी किलकारियों ने घर को फिर से जीवित कर दिया। और फिर प्रकाश के जन्म के 3 वर्ष बाद एक नन्ही सी गुड़िया ताशी के आने से सावित्री और किशोर जी का परिवार फिर से पूरा हो गया। नन्ही गुड़िया ताशी के आते ही बड़े भाई प्रकाश और दोनों माता पिता का खिलौना बन गई। दोनों माता पिता अपने दोनों बच्चों को अत्यधिक प्रेम करते थे। दोनों दंपत्ति ने बड़े जतन और स्नेह से अपने घर को सींचा था। किशोर जी की प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर दोनों ने अपने सपनों का महल खड़ा किया। दोनों ने बड़ी मेहनत करके अपना जो सुंदर और बड़ा सा घर बनाया था, उसके लिए वो महल से कम नहीं था। अपने दोनों बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने कभी खाने पहनने की
कोई कमी नहीं की। दोनों बच्चे प्रकाश और ताशी की शिक्षा पर भी उन्होंने काफी जोर दिया। सावित्री जी एक समझदार गृहिणी की भांति एक छोटी सी कमाई में भी तिनका तिनका जोड़कर अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। ताशी बिल्कुल अपनी माँ की छवि थी। सुंदर, सुशील एवं थोड़ी सी नटखट सावित्री और किशोर जी की ताशी की शादी बेटे से पहले करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ताशी की बीएससी होने के बाद ही एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय कर दिया और फिर 3 महीने बाद ही ताशी का विवाह पंकज से संपन्न हो गया। सावित्री और किशोर जी ने पंकज के रूप में दामाद नहीं एक और बेटा पाया था। पंकज बहुत ही समझदार, संस्कारी और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। सावित्री और किशोर जी को अपने माँ पिता सम्मान ही आदर सम्मान देते थे। पंकज जी रेलवे में सरकारी कर्मचारी थे, जिस कारण बस उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसलिए वो लोग सावित्री और किशोर जी से मिलने कम ही आ पाते थे। परंतु उनकी प्यारी सी 8 वर्षीय बेटी सौम्या अपने नाना नानी से मिलने को हमेशा बड़ी उत्साहित रहती थी। प्रकाश की प्राइवेट जॉब लगने के बाद उसने भी अपनी ही पसंद की लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रकाश ने प्रिया की जैसी छवि अपनी माँ और पिता के सामने दर्शाई थी। सावित्री और किशोर जी को लगा कि बहू के आने से घर की रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। प्रिया के आने से जैसे घर के सारे रंग फीके पड़ गए थे। जैसा नाम उसके ही विपरीत उसका व्यक्तित्व था, कठोर, निर्दय और बेहद बदतमीज। सास ससुर को मान सम्मान देना तो दूर की बात, वो तो सास के साथ ऐसा बर्ताव करती थी जैसे सावित्री की उसकी सास नहीं सौतन हो। आज भी प्रिया गुस्से से लाल हुई पति के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रकाश ऑफिस से घर आया, उसने आते ही प्रकाश पर आंखें निकाल निकाल कर भड़काना शुरू कर दिया। क्यों जी, आपके बूढ़े माँ बाप ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई नौकरानी हूँ या कोई अलादीन का चिराग से निकला हुआ जिन्न हूँ, जो जब देखो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मेरे सामने खाने की नई नई फरमाइश लेकर पहुँच जाते हैं। प्रकाश भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप प्रिया की कड़वी बातें सुन रहा था। प्रिया फिर बोली, आपने क्या बोला था? शादी से पहले मुझे भी? प्रिया डार्लिंग, तुम तो मेरे दिल की मलिका हो, तुम्हें तो मैं अपने घर की रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा, और यहाँ देखो, रानी के बजाय मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे मैं अकेले क्या क्या करूं? आपका काम करूं, आपके दोनों सपूतों को संभालूं, या उन बूढ़ों की सेवा करूं, या उनकी फरमाइश को पूरी करूं? प्रकाश डरते डरते कहता है, प्रिया डार्लिंग, तुम गुस्सा क्यों करती हो? अरे माँ किस काम आएगी? तुम इसे काम क्यों नहीं करवाती हो? पूरा दिन खा पीकर बिस्तर ही तो तोड़ती हैं। दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति की बात सुन प्रिया ने फिर आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं जी, मुझे न उनका काम करना है और न ही उनसे अपना काम करवाना है। आप क्या चाहती हो? उनसे अपना काम करवा कर मैं अपना काम बिगड़वा लूं? अब मुझे आपकी एक बात नहीं सुननी। आज मैं बताए दे रही हूँ, या तो आप उन दोनों बूढ़ों को चूल्हा अलग करवा दो, नहीं तो अपने मायके में चली जाऊंगी। वहां भी अकेले फिर संभालना, आप ही, अपने दोनों बेटों को और अपने सनकी माँ बाप को भी। प्रकाश बोला, शांत हो जाओ प्रिया, तुम गुस्सा थूक दो। मेरी प्यारी पत्नी, मैं अभी इलाज करता हूँ दोनों का, चलो आओ मेरे साथ। प्रिया और प्रकाश गुस्से में तिलमिलाते हुए सावित्री जी और किशोर जी के कमरे की तरफ जाते हैं। प्रकाश, जो अभी तक भीगी बिल्ली बनकर प्रिया की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे एक नालायक बच्चा अपने अध्यापक की डांट सुनता है, अपने माँ पिता के सामने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों को आखिर दिक्कत क्या है?
क्यों चैन से नहीं जीने देते हो तुम प्रिया को? क्यों इतना जलते हो? तुम दोनों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता, तब तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी खूब खुश रहते हैं ना। क्योंकि मैं अपनी पसंद की लड़की को बहू बनाकर ले आया, इसलिए बेचारी को टॉर्चर करते रहते हो हर समय। प्रकाश की बात सुन सावित्री जी और किशोर जी दोनों दंग रह जाते हैं। और किशोर जी कहते हैं कि बेटा, यह कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है तू हम पर। तू तो इकलौता बेटा है, भला हम तुझे और बहू से क्यों जलने लगे। इस पर सावित्री की भी बोलती बंद हो गई। बेटा, हम दोनों तो बहू को बिल्कुल भी तंग नहीं करते। सास की बात सुनकर प्रिया बोली, ओहो प्रकाश, देखो तो जरा तुम्हारे सामने कैसे शरीफ बन रहे हैं बेचारे। प्रकाश फिर से चिल्लाया, अरे संभाल तो रखा है इसने पूरा घर, और क्या तुम दोनों अब पहाड़ कटवाओगे। इससे बस अब मैं निर्णय कर लिया है कि कल से तुम दोनों अपना चूल्हा अलग कर लो। फिर चाहे तुम खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, साग खाओ या रोटी, हमें कोई मतलब नहीं। बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुन दोनों बूढ़े माँ बाप भौचक्के रह जाते हैं। अचानक उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो कोई अनाथ हो, लावारिस हो। दोनों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। सावित्री को तो खुद को रोने से रोक नहीं पाती। रोते रोते बोलती है, बेटा तू होश में तो है ना? क्या कह रहा है? हम इस उम्र में तो हम लोगों को ऐसे अलग चूल्हा करने को बोल रहा है। हमने तो सारी जिंदगी जो कमाया सब इस घर में और तेरी अच्छी परवरिश में, तेरी शादी और पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। अब इस बुढ़ापे में हम अपना खर्च कैसे उठाएंगे? प्रकाश बोला, मैं कुछ नहीं जानता। कल से प्रिया तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाएगी बस। और वैसे भी इस उम्र में तुम लोगों का खर्चा ही क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? अरे राम नाम जपो बस। फिर पत्नी की तरह देखते हुए कहता है, प्रिया अपने पुराने पड़े बर्तनों में से कुछ बर्तन और पुराना छोटा वाला गैस चूल्हा इनको दे देना, और फिलहाल इनको अपने सामान में से ही थोड़ा आटा चावल वगैरह भी दे देना। बाद का बाद में देखा जाएगा। प्रकाश अपने बूढ़े माँ बाप को अपना फरमान सुनाकर पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है, और पीछे रह जाते हैं आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा दिए हुए उनके बूढ़े माँ बाप, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अब तक हर मांग हर इच्छा पूरी की थी, उसे खुशी देने की कोशिश की थी, जो हर मध्यम वर्गीय माता पिता की तरह अपनी तरफ से वो लोग दे सकते थे। प्रिया ने पति के कहे अनुसार कुछ पुराने बर्तन, गैस और कुछ खाने पीने का सामान दोनों के कमरे में लाकर पटक दिया और चलती बनी। अब अगले ही दिन से दोनों बूढ़े माँ बाप अपना खाना जैसे तैसे करके अलग रहकर, इसमें भी प्रिया को सुकून कहाँ था। वो अभी सावित्री जी को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन सावित्री की बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोकर बाहर आंगन में रस्सी पर सुखा रही थी। तभी प्रिया भी अपने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर आई और सावित्री जी के धुले हुए कपड़े रस्सी से नीचे फेंकते हुए बोली कि ऐ बुढ़िया, अभी तो मैं कपड़े धोकर लाई हूँ, पूरी रस्सी पर तू ही अपने कपड़े डाल देगी तो मैं अपने कपड़े क्या तेरे सिर पर फैलाऊंगी। सावित्री जी को प्रिया की इस बेहुदा हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया, परंतु उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए गिरे हुए कपड़े फिर से उठा लिए और वापस धोकर इस बार छत पर सुखाने के लिए चली गईं, क्योंकि वो एक समझदार महिला थी, इसलिए जानती थी कि ऐसे लोगों से बहस या झगड़े में पड़ने से समझदारी की बात नहीं है। अगले दिन बाहर सहन में बनी हुई टंकी पर सावित्री जी अपनी जूतियां बर्तन धोने के लिए बैठी, तो प्रिया फिर से उनको देखकर दौड़ते हुए अपने भी बर्तन धोने के लिए ले आई और बोली, चल हट बुढ़िया, पहले मुझे बर्तन धोने दे, तू मेरे बाद धोना। बहू की बात पर सावित्री बोली,
बहू तो अपने किचन में भी सिंक में बर्तन धो सकती है, यहाँ पर मुझे धोने दे। सास की बात पर प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ बुढ़िया, तेरे इशारे पर नाचूं, जो तू बोले वो करूं, जहाँ तू बोले वहाँ बर्तन धोऊं। बहू की बात सुनकर सावित्री की एक बार फिर गुस्से का घूंट पीकर रह गई। प्रिया अक्सर ऐसा ही करती थी। वो हर काम में सावित्री जी की नकल करती। अगर सावित्री जी कपड़े धोती तो वह भी अपने कपड़े धोने लगती, और वो बर्तन धोती तो प्रिया भी वैसा ही करती, जैसे मानो उसकी सासू माँ से कोई कंपटीशन हो। ना जाने उसे यह सब करने का क्या मजा आता था। प्रिया के द्वारा दिया खाने का सामान भी अब खत्म हो गया था। सावित्री जी अपने पति से बोली, देखिए न जी, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। ना ही प्रिया ने और सामान दिया, ना ही प्रकाश ने सामान के लिए पैसे दिए। इस पर किशोर जी कहते हैं, सावित्री, यदि उन लोगों का हमारा इतना ख्याल होता तो वो हमें अलग ही क्यों करते। सावित्री जी बोली, परंतु प्रकाश ने कहा था कि वो हमें खर्चे के पैसे तो देगा ही, फिर हमें उसे बताना चाहिए कि हमारा सब सामान खत्म हो गया है, फिर हमें वो पैसे दें या सामान। किशोर जी बोले, ठीक है, तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। सावित्री जी प्रकाश के ऑफिस से आने के बाद उसे अपनी स्थिति बताते हुए कहती हैं, बेटा, हमारा सारा खाना खत्म हो गया है, सारे डिब्बे खाली हो गए हैं। या तो तू प्रिया से थोड़ा सामान दिलवा दे या थोड़े पैसे दे दे, तो मैं खुद ही सामान खरीद लाऊंगी। माँ की बात सुनकर प्रकाश अपमानजनक लहजे में बोला, इतनी जल्दी डकार गए तुम दोनों, इतना सारा सामान। समझ गया मैं तुम्हारी चालाकी, तुम्हें सामान के बहाने पैसे चाहिए, मौज मस्ती के लिए। मेरे पास तुम लोगों की अय्याशी के लिए ना ही फालतू पैसे हैं और ना ही प्रिया अब तुम्हें अपनी किचन में से एक भी चावल का दाना देगी। अब मेरे सिर पर मत खड़ी रहो, अभी ऑफिस से आया हूँ, देख नहीं रही हो, चैन से सांस लेने दो मुझे। बेटे के मुंह से इतने कटु वचन सुन अपने आंसू रोक नहीं पाती है। बेटे की बातें सुन उनकी तो आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। रोते रोते वे कमरे में वापस आईं और किशोर जी को सारी बात बताई। किशोर जी ने पत्नी को बड़े प्यार से चुप कराया, उनको तसल्ली दी और कहा कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। सावित्री, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसी संतान की वजह से ना ही रोने दूंगा और ना ही यूं भूखा मरने दूंगा। फिलहाल तो हमारे पास दोपहर का बचा हुआ खाना है ही, तो भगवान का नाम लेकर खाओ आराम से, मैं कल करता हूँ कुछ। सावित्री जी बोली, परंतु आप क्या करेंगे, आपकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं रहती है। पर सावित्री, जब तक जीवित हूँ ऐसे भूखे तो नहीं मर सकते ना। देखता हूँ बाहर जाकर कुछ न कुछ तो हाथ पैर मारूंगा ही, चाहे कोई मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े। किशोर जी ने पत्नी की बात का उत्तर देते हुए कहा और पत्नी को तसल्ली से खाना खिलाकर दोनों लोग सो गए। सुबह में अब उन दोनों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में ही भूखे पेट पत्नी के मना करने पर भी किशोर जी किसी काम की तलाश में दो पैसे कमाने की आस लिए घर से निकल पड़ते हैं। पर बूढ़ी हड्डियां और भूखी आंतें कहाँ तक साथ देती। अपने मोहल्ले की गली पार करते ही वो कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। तभी मोहल्ले के कुछ लड़के उनको देखते ही उठाकर घर छोड़ जाते हैं और सावित्री जी से उनका ख्याल रखने को बोलते हैं। सावित्री की पति को ऐसे बेसुध हालत में देखकर एकदम घबरा जाती है। किशोर जी को लाकर सबसे पहले पानी पिलाती है और रोते रोते कहती है, मैंने मना किया था कि आप मत जाओ, पर मेरी बात नहीं मानी आपने। आज अगर आपको कुछ हो जाता, तो इतना कहकर वो और ज्यादा रोने लगती है। किशोर जी इस समय कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। फिर सावित्री जी अपने आप को कुछ संभालते हुए कहती है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी आपकी तबीयत संभलती है तो मैं आपको पड़ोस वाले क्लिनिक में ले चलती हूँ। गुप्ता जी का डॉक्टर बेटा तो आपका बड़ा आदर सम्मान करता है, आपसे थोड़ी बहुत दवाई के पैसे भी नहीं लेता। थोड़ी देर बाद किशोर जी को सहारा देकर पड़ोस के क्लिनिक में लेकर जाती है तो डॉक्टर उनको दांत लगवाने का सुझाव देते हुए कहता है कि चाचा जी को किसी दवाई की जरूरत नहीं,
इनका अच्छे खान पान की ज़रूरत है। दांत न होने की वजह से खाना अच्छे से नहीं खा पाते हैं, इसलिए कमज़ोरी आ गई है। फिलहाल मैं अपने पास से ताकत के कुछ कैप्सूल दे देता हूँ, परंतु आप उनके दांत लगवा दीजिए ताकि यह खाना अच्छे से खा सकें। सावित्री जी प्रकाश के आगे गिड़गिड़ाते हुए पैसे की भीख मांगती है, परंतु प्रकाश जरा भी दया नहीं खाता और पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। और उस दिन अपनी बीमार बूढ़े माँ बाप को घर में अकेला छोड़ पत्नी और बच्चों के साथ 5 दिन की ट्रिप पर निकल जाता है। संयोगवश उसी दिन प्रकाश के जाने के बाद भगवान मसीहा बनाकर ताशी और पंकज को भेज देते हैं, जो लगभग 1 साल बाद किशोर जी से मिलने आए थे। सौम्या भी अपने नाना नानी से मिलने को बड़ी उत्साहित थी, परंतु खुशी खुशी जैसे ही वो लोग सावित्री और किशोर जी के कमरे में जाते हैं, बीमार भूख से तड़पते हुए माँ पिता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। ताशी की तो जैसे रूह कांप जाती है। सौम्या भी भागकर नानी के गले लग रो पड़ती हैं। सावित्री जी और किशोर जी भी बेटी और दामाद को देखकर बहुत रोते हैं और सारी स्थिति का वर्णन करते हैं। ताशी और पंकज को तो इतना गुस्सा आता है कि अगर प्रकाश और प्रिया का उनके सामने होते तो वो लोग उनका मार मार कर भरता बना देते। ताशी और पंकज इस समस्या का हल ऐसे निकालते हैं कि प्रकाश और प्रिया के ट्रिप पर से वापस आने से पहले अपने माँ बाबूजी को सावित्री की कॉस्मेटिक के नाम से उनके विश्राम कक्ष में ही आगे की तरफ छोटा सा शटर लगवाकर एक कॉस्मेटिक की छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं, जिससे कि सावित्री जी और किशोर जी का समय भी बीत जाए और उनको पाई पाई के लिए बेटे के आगे हाथ भी ना फैलाना पड़े। माँ और बाबूजी को ख्याल रखने का बोलकर वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही प्रकाश और प्रिया ट्रिप से वापस आते हैं तो सावित्री कॉस्मेटिक देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दोनों समझ गए थे कि यह मदद ताशी और पंकज के सिवा कोई नहीं कर सकता। प्रिया, जो कि हर काम में सास की कॉपी करती थी, सास की दुकान देखकर पैर पटकते हुए पति से कहती है, देखा बूढ़ी हड्डी में अभी भी कितनी दम है। हम ट्रिप पर गए थे तब दोनों बीमारी का कैसा नाटक कर रहे थे और इतनी जल्दी दुकान भी खोल कर बैठ गए हैं। जब ये बूढ़े इस उम्र में दुकान खोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी आप ऐसी ही सेम टू सेम दुकान खुलवा कर दो। उसकी जिद के आगे प्रकाश भी हार जाता है और उसको ठीक अपनी माँ पिताजी की दुकान के सामने ही प्रिया कॉस्मेटिक के नाम से कॉस्मेटिक की दुकान खुलवा देता है। प्रिया ने दुकान खोलते ही फिर से सावित्री जी को तंग करना शुरू कर दिया। जो ग्राहक सावित्री जी की दुकान की तरफ जाते हैं वो बड़ी चालाकी से ग्राहकों को लुभाते हुए कहती, अरे बहन जी, आप मेरी दुकान पर आइए, एक से बढ़ के एक लेटेस्ट सामान रखती हूँ मैं, एकदम ओरिजिनल। वो सामने वाली दुकान पर तो सारा सामान नकली है। आप यहाँ मेरी दुकान पर लीजिए, देखिए सारी वैरायटी उपलब्ध है। लक्ष्मी, हिमालय, पॉन्ड्स, गार्नियर सब मिलेगा आपको। ऐसे ही चालाकी करके प्रिया सारे ग्राहक अपनी दुकान की तरफ खींच लेती है और उधर सावित्री जी और किशोर जी को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनकी दुकान पर आने वाले ग्राहक सब प्रिया की दुकान पर जाने लगे। इधर प्रिया अपने ग्राहक बढ़ाने और अच्छी इनकम की खुशी मनाने लगी थी, परंतु पिछले मोहल्ले की जो कमला प्रिया की दुकान से एक दिन पहले सर में लगाने के लिए मेहंदी लेकर गई थी, वो गुस्से से लाल हुई वापस प्रिया की दुकान पर पहुंची और गुस्से में लाल होते हुए बोली, ओ प्रिया मैडम, देख देख, तेरी दुकान से खरीदी हुई मेहंदी ने मेरे सर की क्या हालत कर डाला। देख, आंखें फाड़ कर मेरे कितने बाल झड़ गए हैं। एक ही रात में तेरी मेहंदी ने मुझे गंजा बना डाला। प्रिया बोली, मैं तो अपनी दुकान पर एकदम ओरिजिनल सामान रखती हूँ, यह साइड इफेक्ट आपको किसी और चीज से हुआ होगा। कमला बोली, अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो डुप्लीकेट एक्सपायर सामान भेजती है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। देख, तू अभी सारे मोहल्ले को जमा करती हूँ। आरती, स्नेहा, विमल, रूबी, आओ आओ सब यहाँ आओ। देखो भाई, सब लोग देखो, इस प्रिया की सीना जोरी। कमल की आवाज़ सुनकर सभी लोग प्रिया की दुकान के सामने जमा हो जाते हैं।
और कई और लेडीज भी लिया का की शिकायत करती हैं। किसी के मुंह पर प्रिया की दुकान से खरीदी हुई क्रीम से मुहासे हो जाते हैं, तो किसी के बाल काले होने की वजह सफेद हो जाते हैं। सारी लेडीज अपनी अपनी शिकायत लेकर प्रिया पर झुल्ला पड़ती हैं और सभी लेडीज उसे अपने सामान के पैसे वापस मांगने लगती हैं। प्रिया इतनी सारी लेडीज को एक साथ घबरा जाती है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। वो सच में कम दाम में ज्यादा लाभ उठाने के लिए डुप्लीकेट सामान लाती है। सावित्री जी और मोहन जी एकदम ओरिजिनल सामान लाते थे। अब सारे ग्राहक फिर से सावित्री कॉस्मेटिक से ही सामान खरीदने लगते हैं। उधर प्रिया की दुकान पर अब कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता, परंतु उसने अपने खर्चे इतने अधिक बढ़ाए हुए थे जो इतनी कम दुकानदारी में पूरे नहीं होते थे। वो फिर बेचारा सा मुंह लेकर अपनी सासू माँ से कुछ पैसे 10 दिन के वादे पर उधार मांगने जाती है। किशोर जी तो सावित्री जी को मना करते हैं, परंतु सावित्री की उसकी रोनी सूरत देखकर पिघल जाती है और पैसे दे देती है। लेकिन जब प्रिया 15 दिन बाद भी पैसे नहीं लौटाई, तो सावित्री जी उससे पैसे मांगते हुए कहती हैं, बहू तूने 10 दिन के वादे से पैसे लिए थे, 20 दिन गुजर चुके हैं, दुकान का सारा सामान खत्म हो चुका है, मुझे सामान लाना है, ला पैसे दे दे। सावित्री जी बड़े आस भरे स्वर में प्रिया से बोलती हैं, तो प्रिया नाक मुंह बनाकर बोलती है, बुढ़िया तूने भी हद ही कर दी है, मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ। एक तो तूने मेरे ग्राहक तोड़ दिए, ऊपर से मुझे बार बार पैसे मांगती है। मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, मिल जाएंगे तेरे पैसे जब तेरा बेटा देगा मुझे। लेकिन बहू बोल रही है कि मैं बार बार पैसे मांगती हूँ। मैंने कब मांगे? 10 दिन के वादे से लिए थे, आज 20 दिन में पहली बार बोला है। आज भी तुमने 100 बातें सुना डाली। ओए होए बुढ़िया बुढ़िया, तेरे तो ज्यादा पैर निकल आए हैं। कितना बोलना आ गया तुझे, जरा सा काम चलते ही मेरी आह न ले बुढ़िया, तू कभी फल फूल नहीं पाएगी। प्रिया इससे पहले और आगे बोलती, सावित्री जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। रात का समय था, सावित्री जी को खाना भी बनाना था। सावित्री जी ने बहू के साथ और मुंह मारना जरूरी नहीं समझा। क्या जीवन है, बेटा बहू भी पूछते नहीं, कभी पैसे नहीं देते, अब हमारे पैसे भी लेकर वापस देने का नाम नहीं लेते। ऐसा कब तक चलेगा जी? सावित्री जी ने खाना बनाते हुए अपने पति से कहा, तो किशोर जी बोले, या आजकल की संतानें ऐसी ही हैं, तो सोचो आगे उनकी संतानें कैसी होंगी। जैसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, इनका तो फिर भगवान ही मालिक है। और अगर अब तुमने एक भी पैसा इन कपूतों को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी जानती हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो अब खाना खाते हैं। दोनों खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके नाश्ता कर हर रोज की तरह सावित्री और किशोर जी दुकान पर जाते हैं, तो देखते हैं दुकान के आगे बहुत गंदगी वाला कूड़ा पड़ा हुआ था। दोनों ने जब देखा तो उल्टी होने को हो गई। दोनों ने बहुत मुश्किलों के साथ गंदगी साफ की, धोए और धूप बत्ती जलाई, तब जाकर कुछ मन ठीक हुआ। उसके बाद जब प्रिया ने दुकान खोली तो आंखें फाड़ फाड़ कर सास ससुर को घूरे जा रही थी, क्योंकि दुकान के आगे गंदगी डालने का काम उसी ने किया था। प्रिया हमेशा अपने सास ससुर को परेशान करने का मौका नहीं जाने देती थी। उनके साथ पागलों वाली हरकतें करती रहती थी, जिसे उनके दिमाग खराब होता रहता था। लेकिन बहू के साथ ज्यादा मुंह नहीं मारते थे। दोनों दंपत्ति ने दुकान के सामान के लिए कुछ तो रकम इकट्ठा कर लिया था और कुछ बहुओं से लेकर सामान लाने की योजना बना रहे थे। दुकान बंद करने के बाद रात में फिर सावित्री जी ने प्रिया से अपने पैसों के लिए कहा, बहू आज तो पैसे दे दो, हमें कल सामान लाना है। इतना सुनकर प्रिया फट पड़ी और गुस्से से लाल सास पर भड़के जा रही थी। सावित्री जी को भी गुस्सा आ गया, मैं अपने पैसे मांगकर कौन सा पाप कर दिया है जो तुम इतना बिगड़ रही हो। उन दोनों की आवाज सुनकर किशोर जी भी कमरे से बाहर आ गए। बहुत थोड़ी तो लाज शर्म कर लिया करो, तेरी सास है वो सास भी माँ ही होती है। किशोर जी ने प्रिया को समझाते हुए कहा, तो प्रिया और ज्यादा भड़क गई। माँ, अरे हाँ, यह माँ नहीं डायन है, डायन, जो अपने बेटा बहू को जरा से पैसे देकर भी मांगे जाती हैं। इतना सुन
किशोर जी क्रोधित हो उठे और सावित्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में लेकर चले गए। इतने में प्रकाश भी आ गया। पत्नी को गुस्से में लाल देखकर पूछने लगा, अब क्या हो गया भाग्यवान? प्रिया पर भड़कते हुए कमरे में चली गई। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी कमरे में चला गया। उधर किशोर जी, सावित्री जी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कोई अनर्थ हो जाएगा। देवी समान सास को भी डायन बोल रही है। मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं जी, बस अच्छा हुआ आप मुझे कमरे में ले आए। यह तो बहुत बदतमीज लड़की है जिसे बड़ों के सम्मान का भी पता नहीं। चलो, मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लो। आप क्यों? तुम नहीं खा रही हो क्या? नहीं जी, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तुमने क्या खाया था जो भूख नहीं है? तुम मेरे साथ खाओगी तो मैं ही खाना खाऊंगा। और सुबह सामान लेने शहर भी तो जाना है। जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम फिर किस टाइम खाओगी? ठीक है जी, खाना खा लेती हूँ। दोनों खाना खाते हैं और बहू की हरकत को नजरअंदाज कर सो जाते हैं। उधर प्रकाश खाना वाना खाकर सोने के लिए तैयार था। बच्चे भी सो चुके थे और प्रिया बैठी भी सोच में डूबी थी। अरे क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? हाँ, अभी सो रही हूँ, तुम सो जाओ। प्रकाश सो जाता है। प्रिया ताना बाना बुनती रहती है। बूढ़ों को तो सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत हेकड़ी आ रही है दोनों के अंदर। जब से इनका काम चला है तब से और ज्यादा घमंड आ गया है। इनका घमंड चूर चूर किया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। वो रात भर इसी फ्राक में थी कि तब सास ससुर सोए और मैं उनके पास पैसे साफ करूं। रात के 2 बज चुके थे। उसे अपनी खुराफात में कभी कमरे से बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती। फिर बाहर गई। सास ससुर के कमरे में चुपके से जाकर देखा तो दोनों नींद में चूर मार रहे थे। वो धीमे धीमे कदमों से अंदर घुसी और अलमारी के पास पहुंच गई, जिसमें सावित्री जी ने सामान लाने के लिए 15,000 रुपए रखे हुए थे। उसने पूरी अलमारी की तलाशी ली, उसे कुछ नहीं मिला। उसका ध्यान सोए हुए सास ससुर पर ही था। कहीं जाग गए तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। और अलमारी में से कुछ ना मिला। उसका मुंह बन गया। बुढ़िया ने कहा रखे हैं पैसे। बुढ़िया बड़ी चालाक है, वो अपने मन में सोच रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक थैले पर पड़ती है। हो न हो बूढ़ा बुढ़िया ने इसी में पैसे रखे होंगे। यही थैला लेकर जाने वाले हैं कल यह लोग। चलो इसमें भी चेक करती हूँ। तभी किशोर जी करवट लेते हैं तो प्रिया घबरा कर नीचे बैठ जाती है। उनको सोता देख फिर से खड़ी होती हैं और दीवार पर टंगे थैले में जैसे ही हाथ डालती है तो उसके अंदर एक और छोटा सा थैला था। वो उसे बाहर निकाल कर चेक करती हैं तो उसमें 15,000 रुपए की रकम देख उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो पैसा देख कितनी उत्साहित होती है कि वही थैला लेकर धीमे धीमे कदमों से बाहर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। शुक्र है भगवान का सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सोचते हुए अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी में वो पैसे वाला थैला रख देती है और बिस्तर पर पलटी मार आराम से सो जाती है। हर रोज की तरह सावित्री जी, किशोर जी सुबह सुबह उठ नहा धोकर पूजा पाठ कर नाश्ता कर जैसे ही चलने के लिए थैला उठाकर उसमें हाथ देते हैं तो उसमें थैला न पाकर घबरा जाते हैं। थैले को बार बार चेक करते हैं। उसे अलट पलट कर देखे जा रहे थे। दोनों पसीने में तरबतर हो गए थे। बूढ़ी हड्डियों ने दिन रात की कड़ी मेहनत कर वो रकम इकट्ठा की थी। दोनों का हार्ट फेल हो गया। मेरे सामने ही रखे थे सावित्री, तुमने तो इसमें तो कहाँ गए? किसने उठा ले? किशोर जी ने घबराते हुए कहा। कहाँ जाएंगे? यह काम प्रिया के अलावा और कौन कर सकता है? हमारे घर में चोर उचक्के तो आने से रहे। रात उसके साथ कहा सुनी हो गई थी। देखा नहीं था तुमने कैसे व्यवहार कर रही थी, तो क्या वो पैसे नहीं चुरा सकती? सावित्री जी ने माथे में बल डालते हुए कहा। तो किशोर जी बोले, तुम ठीक कह रही हो ना, यह बहू का ही काम है, लेकिन उसकी तलाशी कैसे ले? अब तो प्रकाश भी जागने वाला होगा। प्रिया तो बवंडर मचा देगी। बवंडर मचाए तो मचाए, हमारी मेहनत के पैसे हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर दोनों प्रकाश के कमरे में चले जाते हैं। प्रकाश जाग गया होता है। प्रिया सो रही होती है। सुबह सुबह ऐसे अचानक अपने माता पिता को अपने कमरे में देख प्रकाश हैरान रह जाता है। क्या बात है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? क्या बेटे बहू के कमरे में घुसे आ रहे हो? हमें तो शर्म है, तेरी पत्नी को ही शर्म नहीं है जो रात में चोरी करती फिरती है। किशोर जी ने कहा तो प्रकाश चिल्ला उठा। जबान संभाल कर बात करो, होश में भी हो, क्या बोल रहे हो? प्रकाश की तेज आवाज सुन प्रिया और बच्चे भी उठ खड़े होते हैं। क्या बात है जी, क्या हुआ सुबह सुबह और ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं?
बहू इतनी भोली मत बन, हमें सब पता है। सावित्री जी बोली तो प्रिया यहाँ भी तिमक कर बोली, क्या पता है, तूने हमारे पैसे चुराए हैं, निकाल हमारे पैसे। इतना सुन प्रिया गुस्से में भड़क जाती हैं और सास पर हाथ उठाने वाली होती हैं तो किशोर जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उठाकर दिखा जरा हाथ, किशोर जी गुस्से में बोलते हैं तो प्रकाश को गुस्सा आ जाता है। कैसा व्यवहार कर रहे हो मेरी पत्नी के साथ? बूढ़े एक तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, ऊपर से इतना घटिया व्यवहार कर रहे हो, तो फिर तलाशी दो अपने कमरे की। अगर झूठा इल्जाम है तो फिर तलाशी दो अपने कमरे की। अगर झूठा इल्जाम है तो प्रकाश को इतना इल्म ही नहीं था कि उसकी पत्नी चोरी कर सकती है। उसने झट से बोल दिया, तलाशी कर लो अपने मन की, अगर ना मिले तो पैसे तो फिर देखना तुम बूढ़ो। इतना सुन प्रिया तो अलमारी के सामने खड़ी होकर अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दे देती है। प्रकाश कहता है कि जब तुमने चोरी की ही नहीं तो ले लेने दो तलाशी। प्रिया अलमारी के सामने ही खड़ी रही तो प्रकाश ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। प्रिया बोलती रहे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन प्रकाश ने उसे पकड़े रखा और बोला, ले लो तलाशी। जैसे ही किशोर जी अलमारी में घुसे, कपड़ों के अंदर छुपा कर रखा हुआ था, उसे देखते ही प्रिया की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो प्रिया की तरफ देखता है तो प्रिया बिल्ली की तरह खड़ी रहती है। यह क्या है बेटा? सावित्री जी बोली, तेरी पत्नी तुमने तो कुछ भी नहीं चुराया था, अब यह क्या है? किशोर जी भी बोले। प्रकाश को गुस्सा आ गया था और अपने माता पिता पर ही भड़क उठा। तुम दोनों बूढ़े ही इसका दिमाग खराब करके रखते हो और जरूर थोड़ी इसने रखा हो सकता है तुमने ही हमारी अलमारी में अपना थैला छुपा दिया हो। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुन प्रिया में 1 किलो खून बढ़ गया। हाँ जी, यह दोनों ही रात मुझे कुछ न कुछ सुना रहे थे। सावित्री जी और किशोर जी गुस्से से देखते रहे तो प्रकाश बोला, अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? निकलो मेरे कमरे से। प्रकाश के कटु वचन सुन दोनों माता पिता चुपचाप कमरे से बाहर आ जाते हैं। 5 मिनट बाद अचानक प्रकाश और प्रिया पर डंडे का प्रहार होता है। निकलो मेरे कमरे से, मेरे घर से। किशोर जी और सावित्री जी गुस्से में लाल प्रकाश और प्रिया के डंडे के बजाए जाते हैं। हमें ही आंखें दिखाकर निकालते हो, मैं बताता हूँ तुम्हें। किशोर जी प्रकाश के और सावित्री जी प्रिया के डंडे बजाते हुए बोलते रहते हैं, कपूर, तो तुमने बुढ़ापे में हमारा जीना हराम करके रख दिया है। हमारा खर्चा न उठाते, हमारी सेवा न करते और आज जो हम बुढ़ापे में चैन की खाना चाहते हैं तो उसे भी ना खाने देते। बेटा बहू होते हुए हम अपनी बूढ़ी हड्डियों घिस घिस कर दिन रात मेहनत करके पाई पाई जमा करते हैं, वो भी चुरा लेते हो। हम निकलेंगे तुम्हारी हेकड़ी आई। मम्मी बाबूजी दोनों के मुंह से निकल रहा था। दोनों ने डंडा पकड़ना भी चाहा तो हाथों पर ही डंडा बजा दिया और बजाते बजाते घर के बाहर ले गए। बहुत शौक है ना तुझे हर काम में सास की बराबरी करने का, अब करिए बराबरी। सावित्री जी ने दांत भींचते हुए कहा, तुझे भी बहुत शौक है पत्नी की हर गलत बात को पानी देने का, अब दिए हर बात को पानी। जब हर काम में बराबरी करने का शौक है तो अब घर भी खुद अपने पैसों का बना और दफा हो जाओ हमारे घर से। किशोर जी और सावित्री जी पूरे गुस्से में थे। आज तक जो गुस्सा वो पीते आए हैं, आज वो सब बाहर आ चुका था। घर से बाहर निकलने पर दोनों की सारी हेकड़ी निकल गई। आंखों के आगे तारे टूट गए कि आज तो अपनी पर आ गए हैं। दोनों माँ पापा हम कहाँ जाएंगे? किराए तक का हिसाब नहीं है, कैसे पूरा करेंगे यह सब? उन्होंने 2 पलों के अंदर मार खाते खाते ही सोच लिया था। दोनों माता पिता के चरणों में चरण पकड़ लिए और रो रो कर माफी मांगने लगे। किशोर जी जो कि पहले ही गुस्से से भरे थे बोले, अब कोई माफी नहीं है। अब अपने घर एक पल तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने ही लाड़ प्यार में तुम्हें बिगाड़ अपने सिर पर बैठाए, लेकिन अब बस अति हो गई। एक ही घर में हम बूढ़ों को 2 रोटी के लिए अलग कर दिया। हम तभी कुछ नहीं बोले। हमारे इलाज खर्च को भी 1 पैसा नहीं दिया। हमने अपना काम कर लिया, हम तब कुछ नहीं बोले। बहू ने तो रात सावित्री जी को परेशान करके रखा, तब कुछ नहीं बोले। लेकिन किसी बात की हद भी होती है और अब वो हद पूरी हो गई। 10 मिनट से पहले मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो मोहल्ले वाले को बोल दूंगा। हम बूढ़ों को जलाना चाह रहे थे। प्रकाश रोते हुए बोला, लेकिन पिताजी हम जाएंगे कहाँ? हमें नहीं पता
कि हम कहीं भी जाकर मरो, हमें चैन से जीने दो। किशोर जी ने उन्हें घर से सामान लेने के लिए आधा घंटा दे दिया। आधे घंटे में दोनों ने अपना जरूरी सामान बांध बच्चों को लेकर घर से निकल पड़े। किशोर जी के दोस्त रघुवीर जी के घर पर जाकर पिता से बात करने की उनसे सिफारिश की। उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए। उन्होंने किशोर जी को फोन किया, लेकिन किशोर जी टस से मस न हुए। देखा रघुवीर, सारी बात मान लूंगा, बस यह मत बोलना कि इन्हें घर में रख ले। अपनी बची खुची सांस हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अब चैन से लेना चाहते हैं। उन्हें गुस्से में देखा और उनकी बातों से सहमत रघुवीर जी ने भी उनको मना कर दिया। अब दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। महंगाई कैसे दूर में घर बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब दोनों को किराए पर आते हुए 5 साल गुजर चुके हैं। दोनों में बहुत झगड़े होते हैं। दोनों बच्चे भी होश संभाल रहे थे। अब वही कहानी उनके बच्चे उनके साथ दोहरा रहे थे जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ किया। उधर किशोर जी और रघुवीर जी चैन से अपना जीवन जीने में व्यस्त थे। उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर बड़ी दुकान खरीद ली थी और जो आसपास के इलाकों में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। दोनों भी बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। दुकान पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक साधन रख लिए थे और बहुत चैन सुकून से अपना जीवन काट रहे थे। जब कोई उनसे सवाल करता कि आपने अपने बेटा बहू को घर से क्यों निकाल दिया, तो बड़े गर्व से बोलते, जब बच्चे बूढ़े माता पिता पर अत्याचार करके उन्हें ही घर से निकाल सकते हैं, तो माता पिता क्यों नहीं निकाल सकते। उनके रहते हम घुट घुट कर जीते थे। उनके जाने के बाद खुली सांस ले रहे थे। ऐसे संतान के साथ रहने से क्या फायदा जिसका बुढ़ापे में 2 दिन भी सुख ना हुआ हो। उनकी बातों की सब सराहना करते थे और सब उनसे सलाह लेने के लिए आने लगे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।